हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। माई सेल्फ मंजीत सिंह। और इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आरसीसी सब्जेक्ट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और आप लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी और भी पॉइंट मैं बोलूँगा उसको ज़रूर आप नोट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन द ग्रेड M20 हैज़ वेरी फ्यू मिक्सचर ऑफ। ग्रेड M20 में का बहुत कम मिश्रण होता है। यानी आपसे पूछा गया कि M20 ग्रेड के लिए क्या रेशियो लेके चलते हैं, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का। ये जो रेशियो लिखा हुआ है, ये पहला रेशियो सीमेंट का भाग होता है, दूसरा सैंड का यानी फाइन एग्रीगेट का होता है, वो तीसरा आपका कोर्स एग्रीगेट का है। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ और पॉइंट भी आपको बता दूंगा और भी ग्रेड के लिए बता देता हूँ। अगर हम M20 की बात करें तो M20 के लिए जो रेशियो लेके चलते हैं वो 1:1.5 रेशियो 3 लेके चलते हैं, 1:3 का रेशियो लेके चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में M20 के बजाय M15 का पूछ लिया जाए तो क्या आप बताएंगे? उसके लिए होता है 1:4 का रेशियो। अगर आपसे M10 का वैल्यू पूछ लिया जाए तब क्या हो जाएगा? 1:3:6 होता है। अगर आपसे M25 का पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1:1:2। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें M10 तक, तो M10 से लेकर M25 तक तो मैंने देखो आपको बता दिया, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें M7.5 का, तो M7.5 के लिए ले लेते हैं, जो ग्रेड होता है वो 1:4:8 का लेते हैं, 1:4:8। अगर बात किया जाए M5 का, तो M5 के लिए जो ग्रेड के लिए हम जो कंक्रीट का रेशियो लेते हैं 1:6:12 का लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3, 2, 5, 1, 6 टाइप के ग्रेड का बता दिया है। और इससे कोई भी अगर ग्रेड का कंक्रीट का रेशियो पूछा जाएगा तो आप ज़रूर आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। As per IS 456/2000, using working stress method, the modular ratio of M25 grade of concrete for permissible compressive strength due to bending in concrete is equal to 8.5 MPa। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अनुसार मॉडुलर रेशियो का मान ज्ञात कीजिए M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आपको परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको यहाँ पे दे दिया गया है, यानी सिग्मा CB का वैल्यू दे दिया गया है 8.5। सिग्मा CB का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है कितना? 8.5। अगर मान लीजिए 8.5 ये वैल्यू न दिया जाता, ये मेगा पास्कल में, इसको न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे कि M25 के लिए सिग्मा से भी 8.5 वैल्यू होता भी है, ठीक है। इसके निकालने का तरीका क्या है? मान लो सिग्मा CB का वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, केवल ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया, तो आप क्या काम करेंगे? सिग्मा CB बराबर होता है FCK अपान में 3, ठीक है। FCK क्या है? जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बाद जो संख्या दी होती है, जैसे यहाँ पे 25 दिया है तो 25 में 3 से भाग दे देंगे, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 8.5 उसे ले लेते हैं। यहाँ पर आपको मॉडुलर रेशियो पूछा गया, तो मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? 280/3 सिग्मा CB, 280/3 सिग्मा CB। मॉडुलर रेशियो निकालने का फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे आप, 280/3 सिग्मा CB, 280
बटे में 3 इंटू सिग्मा सी बी, सिग्मा सी बी का वैल्यू है 8.5। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10.98, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको कंक्रीट का ग्रेड दे दिया जाए या सिग्मा सी बी का वैल्यू दे दिया जाए तो आप मॉड्यूलर रेशियो यानी मापांक अनुपात का मान आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइबर्स यूज्ड इन एफआरसी आर आल्सो कॉल्ड एज। एफआरसी में प्रयुक्त रेशों को क्या कहा जाता है? देखो, इसे सेकेंडरी रेनफोर्समेंट कहा जाता है, द्वितीयक प्रबलन होता है ये। ठीक है, जब कंक्रीट में कुछ पदार्थों के फाइबर डाल करके उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार के कंक्रीट को एफआरसी बोलते हैं। एफआरसी मीन्स फाइबर रिइंफोर्समेंट कंक्रीट। तो जो एफआरसी होता है इसमें जो फाइबर है उसको एक सेकेंडरी रेइंफोर्समेंट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ स्टील रेइंफोर्समेंट इन आरसीसी स्ट्रक्चर द पीएच वैल्यू ऑफ कंक्रीट शुड बी। आरसीसी संरचना में स्टील प्रबलन के क्षरण को रोकने के लिए कंक्रीट का पीएच मान क्या होना चाहिए? देखिए, आरसीसी जब हम तैयार करते हैं तो उसकी क्यूरिंग की जाती है यानी तराई की जाती है, और उसमें जो एग्रीगेट होता है उसकी भी सफाई धुलाई करते हैं। इसके लिए हमें साफ़ पानी का प्रयोग करना चाहिए। वाटर जो है कैसा होना चाहिए? हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। कंक्रीट के लिए जो पानी होता है उसमें ज़्यादा अम्ल नहीं होना चाहिए, न तो क्षार होना चाहिए, ना कोई चिकनाई या तेल या कोई जैविक अशुद्धियों, ये सब उसमें नहीं मिला हुआ होना चाहिए। पानी का पीएच मान 6 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, अत्यधिक क्षारीय पानी का प्रयोग आरसीसी में किया जा सकता है। अधिक क्षारीय का मतलब होता है हाईली अल्कालाइन, जो कि ऑप्शन डी सही है। अत्यधिक क्षारीय अगर है तब उसका हम यूज कर सकते हैं, जिसका वैल्यू पीएच का मान जो है 6 से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी स्ट्रक्चर एज पर आईएस कोड। आईएस कोड के हिसाब से जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसे रट लिया करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है वो पीसीसी के लिए M15, पीसीसी के लिए M15। अगर पीसीसी की बात किया जाए तो M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से कम ग्रेड का कंक्रीट आप नहीं यूज करेंगे। अगर आरसीसी की बात किया जाए तो M20 के नीचे ग्रेड कंक्रीट नहीं यूज करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखो, आरसीसी में एक क्वेश्चन और बनता है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि वहाँ पर लिखा होगा M15 से कम ग्रेड का कंक्रीट नहीं यूज करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों का आईएस कोड अलग अलग है। अगर आईएस कोड 456/2000 के अनुसार पूछा जाएगा तो आरसीसी में M20 ग्रेड से नीचे कंक्रीट नहीं यूज करते हैं। अगर आईएस 456/1978 के अनुसार पूछा जाएगा तो आरसीसी में M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से कम नहीं यूज करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रिकमेंडेड बाय IS 456/2000 फॉर एस्टिमेटिंग द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट स्टील आर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। आपसे ये पूछा गया है कि लिमिट स्टेट मेथड से जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है, जो आंशिक सुरक्षा गुणांक होता है, वो कंक्रीट और स्टील के लिए कितना होता है? कंक्रीट और स्टील के लिए कितना होता है? देखिए, लिमिट स्टेट मेथड में एलएसएम की बात किया जाए, ठीक है, तो कंक्रीट के लिए जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है वो 1.5 होता है। अगर स्टील की बात किया जाए
तो स्टील के लिए 1.15 होता है। अगर केवल सेफ्टी फैक्टर की बात किया जाए WSM मेथड से यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, तो वहाँ पर कंक्रीट के लिए होता है 3 और स्टील के लिए होता है 1.78। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूँगा। LSM मेथड से यानी लिमिट स्टेट मेथड से पार्शियली सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का 1.5 होता है और स्टील का 1.15 होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए जो कंक्रीट का सेफ्टी फैक्टर होता है वो 3 होता है और स्टील के लिए 1.78 होता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1.5 एंड 1.15। In fiber reinforced concrete, if the fibers are not dispersed properly, then the resulting problem is called as। फाइबर प्रबलित कंक्रीट में यदि फाइबर को ठीक से नहीं फैलाया जाता है तो उसमें कौन सी समस्या आएगा। देखिए, जब भी FRC हम यूज करते हैं, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट यानी फाइबर प्रबलित कंक्रीट जब हम यूज करते हैं, उसमें जो फाइबर होता है अगर उसको ठीक से नहीं फैलाते हैं ना, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को बोलते हैं गुलिकायन, उसे बालिंग बोलते हैं, गुलिकायन बालिंग। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, याद रखेंगे। एक प्रकार का प्रॉब्लम है ये, एक प्रकार का डिफेक्ट है ये। M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग रेशियो जो अप्रॉक्सीमेटली, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था M10 के लिए 1:3:6 का रेशियो यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वॉट शैल बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क्स, प्रबलित कंक्रीट कार्यों के लिए कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड कितना होना चाहिए। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, आपको अलग से पूछ लिया गया यहाँ पे कि RCC के लिए RCC के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या लेके चलते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो M20, मैंने अभी आपको बताया कि M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से कम RCC में यूज नहीं करते हैं। एज पर IS 456/2000 द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK इज गिवन बाय। देखो आपसे यहाँ पर 2 चीज़ का रिलेशन पूछा गया है। पहला है मॉडुलस ऑफ रप्चर। मॉडुलस ऑफ रप्चर का मतलब होता है फटन मापांक, जिसे FCR से डिनोट किया जाता है, FCR। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अबिल क्षणिक घन संपीड़न सामर्थ्य, जिसे FCK से डिनोट किया जाता है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि FCR और FCK के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। देखिए, मॉडुलस ऑफ रप्चर किसी भी बीम या स्लैब की टेंसाइल स्ट्रेंथ की मेजरमेंट होती है। ये मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है, कोई भी बीम है या कोई स्लैब है, उसमें जितना टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसी का मेजरमेंट होता है क्या, मॉडुलस ऑफ रप्चर। जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है किसी भी कंक्रीट स्लैब के लिए, बीम या किसी अन्य स्ट्रक्चर के लिए, उसकी जो बेंडिंग फेलियर होता है, उसकी जो बेंडिंग फेलियर होता है उसी का मापांक होता है। बात समझ में आ गया। मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है, फिर से मैं समझाऊंगा आपको। किसी भी बीम या स्लैब की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की मेजरमेंट होती है ये, ठीक है, उसी की माप होती है। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ किसी भी कंक्रीट स्लैब, अप्रबलित कंक्रीट स्लैब, अप्रबलित का मतलब क्या है, जिसमें स्टील प्रोवाइड नहीं किया गया है, कंक्रीट स्लैब, बीम या कोई अन्य स्ट्रक्चर, उसमें जो बेंडिंग के कारण जो फेलियर होता है उसकी मापांक होती है ये मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को मॉडुलस ऑफ रप्चर द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, और ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालने के लिए ना 2 मेथड यूज किया जाता है। एक होता है सेंट्रल पॉइंट लोडिंग टेस्ट
और एक होता है थर्ड पॉइंट लोडिंग टेस्ट। ठीक है, ये दो टेस्ट होते हैं। तो मैं शॉर्टकट में बता दूं, सेंट्रल पॉइंट लोडिंग सिस्टम के लिए सीधे सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, सिग्मा एफ बराबर 3FL/2BD²। ठीक है, देखिए किसी भी स्ट्रक्चर की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है ना, या मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है, या उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, या ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10 से 20% तक लिया जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना लिया जाता है? 10 से 20%। आपको मालूम है कि कंक्रीट जो होती है ना, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है। ठीक है, उसके कंपेयर में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, वो 10 से 20% तक ही लेके चलते हैं, या 10% तक ही मान के चलते हैं उसे। उसी प्रकार फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी में आनमन सामर्थ्य बोलते हैं, या मॉडुलस ऑफ रप्चर फटन मापांक बोलते हैं, या टेंसाइल स्ट्रेंथ कह सकते हैं आप, वो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना होता है? 10 से 20% तक होता है। ठीक है, यहाँ पर कंक्रीट की जो मॉडुलस ऑफ रप्चर और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है, उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है FCR इज इक्वल टू 0.70/FC²। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक cube compressive strength of concrete in Newton per millimeter square, then the modulus of elasticity of concrete as per IS 456/2000 is assumed। यदि न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कंक्रीट की अभिल क्षणिक घन सामर्थ्य FCK में है, तो IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट की प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना लिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। अगर IS कोड को चेंज कर दिया जाए ना, तो 2 फार्मूला बन जाएगा आपके सामने। अगर IS कोड 456/2000 के अनुसार पूछता है, ये जो IS कोड यहाँ पे दिया गया है, इसके अनुसार अगर आपसे पूछता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, तो होता है 5000/FC²। IS 456/2000 के अनुसार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की प्रत्यास्थता गुणांक 5000/FC² होता है। अगर इसी IS कोड को चेंज कर दिया जाए, वहाँ पे लिख दिया जाए कि IS 456/1978 के अनुसार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है कि IS कोड 456/1978 के अनुसार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं 5700/FC² होता है। 5700/FC²। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन प्लेस्ड इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर कॉल्ड। सादे सीमेंट कंक्रीट में रखे गए हल्के खंड के स्टील बीम को क्या कहा जाता है? फिलर ज्वाइस्ट। क्या कहते हैं उसे? फिलर ज्वाइस्ट। ठीक है, यानी जहाँ पे प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है उसमें रखा हुआ जो लाइट सेक्शन होता है, यानी हल्का सेक्शन, हल्का परिच्छेद होता है, उसके इस्पातीय बीम को जो है क्या कहते हैं? फिलर ज्वाइस्ट के नाम से जाना जाता है।
The tensile strength of concrete expressed as the ratio of compressive strength, तनन प्रतिबल कंक्रीट के संपीड़न प्रतिबल के अनुपात में व्यक्त कीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि जो तनन प्रतिबल होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10% लिया जाता है। 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मान। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मान 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। इसे अनुपात में, रेशियो में चेंज कर लीजिए तो 10% को बोलते हैं 10 × 1/100, 1 0 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 1/10। ऑप्शन डी इज करेक्ट। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि चारों में कौन सा सही है। तो मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, ध्यान दीजिएगा। स्टील के लिए जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो हमेशा यील्ड स्ट्रेस के बेस पे होना चाहिए। स्टील के लिए सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो यील्ड स्ट्रेस के बेस पे होना चाहिए, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं इस्पात के लिए सुरक्षा गुणांक उसके पराभव प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। और अगर कंक्रीट की बात किया जाए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस। कंक्रीट के लिए जो सुरक्षा गुणांक होता है उसके चरम प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, मैं दोनों पॉइंट को लिख देता हूँ। अगर देखिए स्टील की बात किया जाए, स्टील की, तो इसके लिए जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है, सुरक्षा गुणांक होता है, वो किसके बेस पे होना चाहिए? यील्ड स्ट्रेस पे होना चाहिए। यील्ड स्ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं पराभव प्रतिबल। और अगर कंक्रीट की बात किया जाए तो कंक्रीट के लिए जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर है यानी सुरक्षा गुणांक है उसके अल्टीमेट स्ट्रेस के बेस पे होना चाहिए। अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट का हिंदी होता है चरम प्रतिबल, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में देखा जाए तो पहला वाला ऑप्शन देखो, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, यानी इस्पात के लिए सुरक्षा गुणांक उसके पराभव प्रतिबल पर, बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस। कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक उसके चरम प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। तो पहला और चौथा आपके स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी में कहा है कि 1 और 4 स्टेटमेंट। Consider the following statements regarding the working stress design of under reinforced RC section. अंडर रेनफोर्स्ड बीम की बात किया गया। देखो अंडर रेनफोर्स्ड बीम का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो आपका बीम है या कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर है तो वो स्टील के जोन में फेल होगा। यानी अगर हम कंक्रीट का उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालें और टेंसाइल में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालें तो टेंसाइल वाला सबसे कम होता है, उसी में फेल जल्दी होगा। अंडर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड का मतलब होता है अल्प प्रबलित, यानी स्टील कम प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर जो स्टील का स्ट्रेस है, जो स्टील का अपने पास स्ट्रेस है, प्रतिबल है, वो जल्दी से अपना पूरा कर लेगा, जल्दी से अपना पूरा कर लेगा। ठीक है, जो उसका परमिसिबल वैल्यू है, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तक वो अपना जल्दी से पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा अंडर रेनफोर्स्ड में वो बैलेंस सेक्शन से कम होगा। ठीक है, और कंक्रीट जोन से भी कम होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। गलत कह रहा है। स्ट्रेस इन स्टील इंटेंशन विल रीच इट्स मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू
यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल सही कह रहा है कि जो स्टील में स्ट्रेस होगा, जो तनन में इस्पात में प्रतिबल होगा, वो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तक जल्दी पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है, जितना उसके पास स्ट्रेस है वो परमिसिबल वैल्यू तक जल्दी पहुंच जाएगा कंपेयर टू कंक्रीट के, तभी तो जल्दी फेल होगा स्टील एरिया में ही। थर्ड ऑप्शन है द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेस देन दैट ऑफ बैलेंस एक्शन। जो बैलेंस एक्शन है उससे कम होता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही कह रहा है, तभी तो जल्दी फेल होगा। बैलेंस एक्शन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल एरिया इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंक्रीट या कंप्रेसिव एरिया। ये दोनों इक्वल होता है और दोनों बैलेंस एक्शन के बराबर होता है बैलेंस एक्शन में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि डी में 2 और 3 स्टेटमेंट को करेक्ट किया गया है। चौथा स्टेटमेंट भी पढ़ के आपको समझा देते हैं। द कंक्रीट ऑन टेंशन साइड इज आल्सो टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन। कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते समय हम कंक्रीट का हम निकालते हैं, सॉरी यहाँ पर द कंक्रीट ऑन टेंशन साइड गलत कह रहा है। हमेशा हम केवल टेंसाइल एरिया में लेके चलते हैं, वो भी स्टील का लेके चलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑफ द कंक्रीट कंसीडर्ड फॉर कंक्रीट इज, अभी मैंने आपको बताया कि कंक्रीट का जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है वो 1.5 होता है। याद रखेंगे कंक्रीट के लिए कितना होता है, 1.5 होता है, एंड स्टील के लिए कितना होता है, 1.15 होता है। द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी इज रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंक्रीट इज एन मटेरियल, कंक्रीट कैसा मटेरियल होता है, तो भाई देखो न कंक्रीट ना तो इलास्टिक होता है, ना प्लास्टिक होता है, ना तो डक्टाइल होता है, ये केवल ब्रिटल होता है, भंगूर होता है। इसमें इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसा है, ब्रिटलनेस का है। एज पर IS 457/2000 द फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर फॉर द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर विल बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, यानी FCK का वैल्यू 25 दे दिया गया है, या कह सकते हैं कि M25 ब्लेड कंक्रीट यूज किया गया है। या तो क्वेश्चन में कह सकता है M25 यूज किया गया है, या तो जैसे यहाँ पर वैल्यू दिया FCK का वैल्यू 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम होता है। और आपसे फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की वैल्यू पूछा गया है यहाँ पर। तो कैसे निकालते हैं फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ के लिए देखिए फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जो मॉडुलस ऑफ रप्चर का आपने लगाया था, ठीक है। क्या होता है, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ बराबर होता है 0.7 अंडर रूट FCK, तो हो जाएगा 0.7 अंडर रूट FCK का वैल्यू 25 का वर्गमूल 5 सत्ते 35, 3.5 आ जाएगा आपका न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, जिससे इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको हम अपने यूट्यूब के माध्यम से क्लियर करते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।